Hello students, it's second video of this chapter vector algebra। देखिए बच्चों, पहले भी मैं आपको ये बात बता चुका हूँ कि ये चैप्टर सिंपल है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि इस बार इस चैप्टर की बहुत इम्पोर्टेंस है और जो चैप्टर इजी होता है उसी में गलती होने के पॉसिबिलिटीज ज़्यादा रहती हैं। इसलिए बहुत आराम से मैं चीज़ों को आपको समझा रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप। आप भी उतना ही ध्यान से चीज़ों को करते चलिए साथ में, ठीक है। तो देखिए, इसमें हमें क्या करना है कि एडिशन ऑफ वेक्टर की बात करनी है पहले। तो एडिशन ऑफ वेक्टर के लिए देखिए, एडिशन ऑफ वेक्टर, मान लीजिए एक वेक्टर है हमारे पास ए बी एक वेक्टर है, क्लियर। ए बी इज अ वेक्टर। तो सिंपली मीन्स द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम पॉइंट ए टू द पॉइंट बी। इसका क्या मतलब हुआ? ए बी अगर कोई वेक्टर है कि इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट है ए से पॉइंट बी के लिए, ठीक है। तो देखिए सिचुएशन क्या है, अगर कोई बच्चा, मान लीजिए ये डायग्राम अगर आप देखें तो अगर कोई बच्चा ए से बी तक जाता है, ठीक है, इसके बाद बी पॉइंट से सी पॉइंट पे जाता है, ठीक है, तो नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? नेट डिस्प्लेसमेंट आपका हो गया ए सी। सिंपल, ए से बी तक कोई गया और उसके बाद बी से सी तक कोई गया, तो आप अगर नेट डिस्प्लेसमेंट देख रहे हैं, ठीक है ना, किसकी मैं बात कर रहा हूं? नेट डिस्प्लेसमेंट की। तो नेट डिस्प्लेसमेंट जो हो गया वो क्या हो गया? डायरेक्ट ए सी आ गया, ठीक है। नेट डिस्प्लेसमेंट ए सी आ गया। मतलब क्या हुआ इसका? मतलब यह हुआ कि ए सी जो था वो ए बी प्लस बी सी इससे आया, ठीक है। ये है आपका एक्सप्रेशन। तो ये जो डायग्राम आपने देखा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? जिस तरीके से हमने ये फाइंड आउट किया ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी, तो ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, इसको बोलते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ओके, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, क्लियर। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई। अब देखिए आगे चलते हैं, थोड़ा सा इसको ये देखते हैं। देखिए, अब देखिए इसमें आप ये देखिए टू वेक्टर्स हैं। वी हैव टू वेक्टर्स A and B. Okay, we have two vectors A and B. Now we have to add them. Means अब देखिए आप वेक्टर जो दो देख रहे हैं, एक वेक्टर आपको ये मिल रहा है, एक वेक्टर ये मिल रहा है, ठीक है। तो देखिए इसका सिंपल सा जो तरीका है वो ये है कि जब हम इसको ऐड करते हैं तो क्या होता है, जैसे हमने पहले लिखा ए बी लिखा, तो अब जब हम b को इसमें ऐड करेंगे, मतलब हमें क्या करना है? a प्लस बी करना है। तो b को जब ऐड करेंगे तो जो b का टेल है, b का जो टेल है वो a के हेड के साथ ऐड होगा, ठीक है। पहला वेक्टर हमने लिख दिया, उसके बाद क्या करना है हमें? b के हेड से ये जो ए बी आप देख रहे थे, ए बी जो वेक्टर था उसमें जो ए वेक्टर है, तो ए वेक्टर यहाँ खत्म हो रहा है ना, इस जगह पे जहां पे पिंक निशान में बना रहा हूं, यहाँ से क्या होगा? दूसरा वेक्टर ऐड होगा, ठीक है ना। मतलब हेड और टेल की जो मैं बात कर रहा हूँ वो क्या है? ये टेल है आपकी और ये हेड है। मतलब अगर ए बी लिखा हुआ है, ए बी वेक्टर है, तो ये जो है ये इसका टेल हो गया और इसका हेड हो गया, ठीक है। उससे हम इसको ऐड करते हैं, तो ये जो आपको रिजल्टेंट मिलेगा ए प्लस बी, ये आपका रिजल्टेंट मिलेगा, ठीक है। मतलब इनिशियल पॉइंट ऑफ वन कोइंसाइड्स विद द टर्मिनल पॉइंट ऑफ द अदर। तो जो रिजल्टेंट आपको मिला, देखिए ये इनिशियल पॉइंट था और ये इसका क्या था? टर्मिनल पॉइंट था। इससे हमें a प्लस बी मिला। अब जरा ठीक है, ये चीज आपको क्लियर हो गई। देखिए, नाउ वी हैव शिफ्टेड वेक्टर b विदाउट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अब इसमें जो आपको क्लियर है ना ये सब चीजें, मतलब इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में चेंज नहीं किया a प्लस बी के लिए। ऐसा नहीं कि, आप देखिए इधर जरा देखिए, ध्यान दें आप,
अगर आप इधर ध्यान देंगे तो इसमें क्या हुआ, अब हमें क्या पता करना था, a माइनस बी, तो हमने क्या किया, b वेक्टर जो था उसका मैग्नीट्यूड सेम है, माइनस लगाने से क्या हुआ, इसका डायरेक्शन चेंज हो गया, मतलब अभी इसका डायरेक्शन ये था तो इसका अपोजिट डायरेक्शन हो गया, ठीक है। तो आपने क्या निकाला, a प्लस बी, मतलब ये एक तरीके का प्लस बी है, मतलब आपको अगर मैं ऐसे लिख के दिखा दूं a प्लस माइनस बी, ऐसे लिख दूं तो वो बात एक ही है, इसको ऐसे लिखा हुआ है a माइनस बी, ठीक है। तो अगर मान लीजिए b इसी डायरेक्शन में होता तो, समझ रहे हैं ना आप, तो ये एक तरीके का वेक्टर एडिशन ही है, a माइनस बी जो लिखा हुआ है वो भी एक तरीके का क्या है, वेक्टर एडिशन ही है, ठीक है ना। देखिए इसमें भी हमने यही तो किया, a वेक्टर लिया और a वेक्टर के हेड से जो है जो नेक्स्ट वेक्टर है उसको ऐड किया, तो देखिए आपका रिजल्टेंट कैसे आया, a प्लस सी डैश, a सी डैश, a सी डैश, मतलब a सी डैश का मतलब क्या है, a माइनस बी, क्लियर। ये आपका इस तरीके से है। अब देखिए फिर से मैं आपको क्लियर कर दूं एक चीज, ए सी जो है आप ये देखें तो इसमें क्या मैग्नीट्यूड तो सेम है ना वेक्टर का, तो क्या होगा सी ए, अगर इसका डायरेक्शन चेंज हो गया तो ये आ जाएगा ए सी इक्वल टू माइनस सी ए। तो मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ, देखिए ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू क्या होगा, देखिए एक मिनट मैं इसको क्लियर कर दूं फिर आपको बताऊं जरा। देखिए क्या बोल रहा है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, जीरो, कुछ नहीं हुआ, डिस्प्लेसमेंट मतलब जहां से वो चीज चली थी वहीं आ गई, ए ए, तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, जीरो, सिंपल, ठीक है ना। मीन्स आप अगर चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं, इट लीड्स टू जीरो resultant, it's lead to zero resultant as the initial and terminal points get coincide। आप देख रहे हैं ना, इसमें आपने क्या देखा, इसका जो इनिशियल पॉइंट था, जैसे मान लीजिए यहां से वेक्टर गया, फिर ये प्लस किया और फिर ये आ गया, मतलब ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तो देखिए इसका जो इनिशियल पॉइंट मतलब ए से शुरू हुआ और ए पे ही खत्म हो गया, तो इनिशियल पॉइंट और जो टर्मिनल पॉइंट है वो कोइंसाइड कर रहा है, ठीक है, इसका ये मतलब हुआ। एक कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ, और ये मैंने आपको बता ही दिया ए सी डैश कैसे आया। अगर आप बात करते हैं ए सी डैश की, ए सी डैश का मतलब क्या है, ए सी डैश का मतलब है ए बी वेक्टर है और प्लस बी सी डैश, यही तो है ए सी डैश। फिर से देख लीजिए, नहीं अगर क्लियर हो रहा है तो जरा ध्यान से देखें इसको, मतलब ए सी डैश, ये जो आप ए सी डैश देख रहे हैं ये कैसे आया, ए बी प्लस बी सी डैश से ही तो आया। तो देखिए अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बी डैश प्लस, और इसको मैंने लिख दिया माइनस बी सी, ठीक है ना, ये देखिए ये है ना माइनस बी सी, ये वाला ये लाइन लिखा, तो ये क्या आएगा, और इसको अगर आप चाहें तो वैसे लिख सकते हैं, ए बी क्या था, ए बी रिप्रेजेंट किसको कर रहा था, ए को, ए वेक्टर, ये देखिए माइनस बी, ये देखिए इस तरीके से आ गया, क्लियर, इतनी चीज आपको क्लियर होगी। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट लॉ और है, इसका नाम है पैरेललोग्राम लॉ। तो पैरेललोग्राम लॉ क्या होता है वो मैं आपको अभी समझा देता हूँ। देखिए आपने क्या लिखा, दो वेक्टर हैं हमारे पास, एक ये वेक्टर है और एक बी वेक्टर, तो आप जब इसको, मतलब ये मैं आपको पहले तो ये आप देख लीजिए, पैरेललोग्राम लॉ जो है मैं एक बार इसको पढ़ के बता देता हूँ। वेक्टर ए एंड बी रिप्रेजेंटेड बाय द टू एडजेसेंट साइड्स। देखिए पहले तो मैं पूरा लॉ आपको समझा देता हूँ, लॉ क्या है। तो देखिए सपोज ये है, देखिए ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, तो ये पैरेललोग्राम है ओ ए
सी बी, वो ए सी बी की एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड समझते हैं आप, एडजेसेंट साइड मतलब जो लगातार आती है, जैसे ए के बाद बी के बाद सी, तो ये मान लीजिए इन्होंने एडजेसेंट साइड दे दी, ठीक है। तो कहता है एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, देन सम जो ए प्लस बी जो है रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम। तो ये जो डायगोनल है पैरेललोग्राम का, उससे इसका रिजल्टेंट आता है, ठीक है, रिजल्टेंट इससे आता है। इसको हम पैरेललोग्राम लॉ बोलते हैं। जरा मैं आपको समझा देता हूं, एक बार अच्छे से समझ लीजिए आप। देखिए इधर ये मैंने लिया ओ ए प्लस ए सी, ओ ए प्लस ए सी में लिखता हूं तो क्या आएगा, ओ सी आएगा, ठीक है ना। ये कैसे आया भाई, ट्रायंगुलर लॉ तो अभी आपने पढ़ा है, अभी तो हमने पैरेललोग्राम लॉ नहीं पढ़ा, तो आपने ट्रायंगुलर लॉ पढ़ा है ना, उसके हिसाब से आ गया ये। देखिए ओ ए लिया प्लस ए सी हमने लिया, ये देखिए ये ए सी है, तो क्या आएगा ओ सी, ये आ गया। ये रिजल्ट कैसे आया, ट्रायंगुलर लॉ से, ठीक है। अब जरा एक बार फिर से देखिए इसी को, तो मैंने क्या किया, ओ ए ये देखिए लिखा प्लस, और ए सी को क्या मैं ओ भी लिख सकता हूँ, ए सी को ओ भी लिख सकता हूँ, ए सी को मैं ओ भी क्यों लिख सकता हूँ, देखिए ये पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम की जो अपोजिट साइड है, मतलब ए सी जो है, ए सी जो साइड है वो किसके बराबर है, ओ बी के बराबर है, ठीक है ना, इक्वल है और पैरेलल है। तो इससे क्या होगा, ये जो आपने लिखा तो ये क्या आएगा, इसकी जगह हमने उसी लिख दिया, मतलब हमने क्या किया, ए सी को रिप्लेस करके ओ भी लिख दिया, यानी कि अब मैंने ये लिख दिया, ये रिलेशन आया, ठीक है ना। ये आपका क्या है, पैरेललोग्राम लॉ, ठीक है, विच इज पैरेललोग्राम लॉ। तो मैं आपको एक बात और इम्पोर्टेंट कह देना चाहता हूँ, बता देना चाहता हूँ। देखिए ये जो लॉ है वेक्टर एडिशन के लिए जो यूज होते हैं, ये इक्विवेलेंट है, मतलब इनमें कोई खास आपको डिफरेंस नहीं मिलेगा, बस इसको पैरेललोग्राम के थ्रू हमने दिखाने की कोशिश की, इसलिए इसे पैरेललोग्राम लॉ बोल दिया, उसे ट्रायंगल से दिखाया तो इसे ट्रायंगुलर लॉ बोल दिया। तो ये दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट है, इक्वल नहीं है लेकिन इक्विवेलेंट है, ठीक है। अब देखिए प्रॉपर्टीज वेक्टर एडिशन की हम लोग देख लेते हैं। ये मैंने पहले से ये लिख के इसलिए रखा है क्योंकि कई सारी चीजें आपको पता हैं, एक तरीके से आपका टाइम भी सेव हो जाएगा, ठीक है ना। ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए होता है, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, ये 8th क्लास से हम लोग पढ़ रहे हैं, तो यही कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज को बोलते हैं। और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए वेक्टर के लिए होल्ड करती है। तो ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे होल्ड करती है। तो जरा देखिए, ये देखिए एक वेक्टर ए है, जरा डायग्राम में देख लीजिए, ए बी को हम ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जो आपका बी सी है इसको हम बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो सिंपल है, अगर मैं ए सी की बात कर रहा हूं तो ए प्लस बी आ जाएगा, ए सी, क्योंकि ए बी मुझे पता है ना, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी, ठीक है, ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी, तो ये आ गया ए प्लस बी। यानी कि अगर मैं इसको ए सी को ऐसे लिख दूं, ये देखिए ये वाली लाइन ये आ गई, ठीक है, ये आ गया। इस ट्रायंगल की बात हो रही, ट्रायंगल एबीसी की बात हो रही थी, तो ट्रायंगल एबीसी में ट्रायंगुलर लॉ लगा के हमने ऐसे कर दिया। अब देखिए, आप पहले से जानते हैं एक चीज की, जो हमारे पास वो होता है पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। तो क्या होगा, जो एडी है आपकी और बीसी इक्वल होगा, एडी और बीसी इक्वल होगा, तो ये किसके इक्वल है, एडी और बीसी बी के इक्वल है। तो आपने क्या किया, इसके ऊपर जो एडी और बीसी जो है बी के इक्वल है, और डीसी जो है ए बी के इक्वल है, तो ए के इक्वल होगा। तो जब आपने ये लिखा ए सी, तो जब ए बी जो है वो इक्वल है किसके, ए बी इक्वल है डीसी के, तो क्या हम यहाँ डीसी लिख सकते हैं, और बीसी जो है, बीसी किसके इक्वल है, एडी के, ठीक है ना। तो आप ये देखिए, डीसी जो है वो क्या था, ए, और एडी को मैं क्या लिख सकता हूँ, बीसी, मतलब ये हो गया बी। तो ये देखिए, ये आपका जो है ए सी आ गया, समझ गए आप। यानी कि इसमें क्या कहने की कोशिश में कर रहा हूं कि ये जो b प्लस ए इक्वल टू है, ये आपका सेम
मतलब AC से ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना हम इसको, मतलब A प्लस बी और B प्लस A प्लस बी और B प्लस A से क्या हो रहा है, AC को ही तो हमने रिप्रेजेंट किया दोनों बार, ठीक है ना। दोनों बार जब हमने एक ही चीज को रिप्रेजेंट किया तो इसका मतलब हो गया AB प्लस BA जो है क्या है, इक्वल है, यानी कि कम्यूटेटिव जो लॉ है हमारा इसके लिए होल्ड कर रहा है, ठीक है। इसमें मैंने आपको ये भी दिखा दिया है रिप्लेस करके, देखिए, ठीक है। कोई भी चीज बेटा प्रूफ करने के लिए इस बार आ सकती है। इस बार थोड़ा सा CBSE ने अपना सिलेबस चेंज किया है तो इसलिए हर एक स्टेप इंपॉर्टेंट है। तो देखिए अब हम क्या कर रहे हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, इसमें वो कह रहा है A प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू A प्लस बी प्लस सी। इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको सारी चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आपको समझ में ना आए। तो देखिए सपोज हमने क्या किया, इसमें देखिए A प्लस बी, तो A प्लस बी जब आप करेंगे मतलब PQ प्लस QR, PQ प्लस QR इक्वल क्या होगा, PR, ये आ गया। तो ये आपको क्या मिल गया, A प्लस बी मिल गया, ठीक है। A प्लस बी हमें मिल गया, और A प्लस बी जब आपको मिल गया उसके बाद आपने क्या किया, इसमें C ऐड कर दिया, प्लस C कर दिया, प्लस C। A प्लस बी में प्लस C किया तो आपका क्या आएगा, ये इनिशियल पॉइंट A है और टर्मिनल पॉइंट A है, तो इनिशियल पॉइंट से टर्मिनल पॉइंट ऐसे तो ऐड होगा, तो रिजल्टेंट आपका यही आ गया, A प्लस बी प्लस C, ठीक है। तो ये आपका जो है मतलब PS, रिजल्टेंट जो है PS है इसमें। ये फर्स्ट डायग्राम की मैं बात कर रहा हूँ, क्लियर। अब जरा चलते हैं सेकेंड डायग्राम को भी देख लेते हैं। सेकेंड डायग्राम में हमें क्या करना है, A लिखा हुआ है, चलिए ये A है तो मैंने A ले लिया, और उसके बाद हमें क्या करना है, अगर मैं बात करता हूं इसकी राइट हैंड साइड की, तो B प्लस सी मुझे चाहिए, A में B प्लस सी ऐड करना है, तो B ये है और B प्लस सी ये है। B प्लस सी किया तो क्या आया हमारे पास, ये हमारे पास आया QS, ठीक है, QS आया। तो हमने क्या किया, A में B प्लस सी को ऐड किया तो इनिशियल पॉइंट ये था और हमारा टर्मिनल पॉइंट S है, तो यानी कि PS इस तरीके से आया। तो A प्लस B प्लस सी से क्या आ रहा है, मतलब रिजल्टेंट क्या, PSC तो है, तो यानी कि दोनों कंडीशन में रिजल्टेंट आपका सेम आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, ये देखिए ये फाइनल रिजल्ट आया, तो इसका मतलब एसोसिएटिव लॉ इसमें होल्ड कर रहा है, ठीक है। अब देखिए एक छोटा सा नोट है, उसको आप लोग देख लीजिए। तो कोई भी वेक्टर अगर A है हमारे पास, A कोई वेक्टर है, तो उसमें अगर हम 0 वेक्टर को ऐड करते हैं तो क्या आ रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मतलब वेक्टर यही आ रहा है। तो 0 वेक्टर, इसका मतलब ये हुआ कि द 0 वेक्टर इज कॉल्ड द एडिटिव आइडेंटिटी। 0 वेक्टर क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी है, किसके लिए, एडिशन के लिए। 0 वेक्टर क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी है। ये एक तरीके की डेफिनेशन भी आपकी बन गई, ठीक है, जिसको आप थोड़ा सा ध्यान से नोट कर लेंगे। हो सकता है एडिटिव आइडेंटिटी आपसे पूछ ली जाए वेक्टर के लिए 1 मार्क में। फॉर any vector A, we have A plus 0 equal to 0 plus A is equal to A. It means 0 vector is the additive identity for the vector addition. Okay, ये चीज हो गई। अब देखिए मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय ए स्केलर की हम लोग बात कर रहे हैं। तो ये वैसे तो चीजें टफ नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत हमें पता होना चाहिए। अब देखिए सपोज आपने A वेक्टर आपने लिया, लेट A बी ए गिवन वेक्टर एंड ये क्या है, ये वेक्टर है, ओके। एंड लैम्डा, लैम्डा क्या है, लैम्डा एक स्केलर ले लिया, लैम्डा एक स्केलर है, क्लियर। तो क्या होगा, देन द प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर A बाय द स्केलर लैम्डा डिनोटेड बाय, अगर आप वेक्टर का एक स्केलर मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे तो लिखेंगे लैम्डा इंटू A, तो इसको जो है इज कॉल्ड द मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर A बाय द स्केलर। यही जो चीज है इसी को हम लोग बोलते हैं, जब वेक्टर का और स्केलर के साथ मल्टीप्लाई होता है तो इसी बोलते हैं इज कॉल्ड, ये लीजिए डेफिनेशन होगी, इज कॉल्ड द मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर A बाय
द स्केलर लैम्डा। ओके, अब देखिए कुछ चीजें याद रखने वाली हैं, वो आप ध्यान से देखिए। जैसे लैम्डा ए है, ये भी तो वेक्टर ही है भाई, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। जैसे लैम्डा ए है, लैम्डा ए जब स्केलर का मल्टीप्लाई हो तो ये क्या है, ये क्या है, एक वेक्टर ही तो है, ये वेक्टर ही तो है। और एक बात है, वेक्टर है और ये कैसा होगा, और क्या बात होगी इसमें, कोलिनियर होगा। ठीक है, कोलिनियर का क्या मतलब भाई, कोलिनियर क्या होता है, लास्ट वीडियो में आपने पढ़ा था ना कोलिनियर क्या होता है। कोलिनियर जो भी वेक्टर इसके पैरेलल होगा, एक वेक्टर उसके पैरेलल जितने वेक्टर होते हैं वो सारे क्या होते हैं, कोलिनियर होते हैं। तो देखिए कोलिनियर होगा, एक बात क्लियर हो गई, वेक्टर ए के कोलिनियर होगा। ये लैम्डा ए जो है वो वेक्टर है और कोलिनियर है, ठीक है, ए के कोलिनियर। तो देखिए, और इसका जो डायरेक्शन है सेम डायरेक्शन होगा, मतलब ये जो लैम्डा ए का डायरेक्शन है वो किसके सेम होगा, ए वेक्टर के सेम डायरेक्शन इसका होगा। तो ये सारी चीजें आपके पास आ गई, ठीक है। मतलब अगर ये पॉजिटिव है, लैम्डा ए पॉजिटिव है, मतलब लैम्डा की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन, और नेगेटिव है तो नेगेटिव के हिसाब से, ठीक है, क्लियर। तो देखिए अब देखिए, अगर मान लीजिए मैं ऐसे लेता हूं लैम्डा ए, अगर इसका मैं मॉड लेता हूं, मैग्नीट्यूड अगर मैं निकालता हूं तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर लैम्डा ए, तो ये क्या होगा, ये होगा लैम्डा टाइम्स द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, क्लियर। मतलब इस तरीके से आप लिख सकते हैं, लैम्डा टाइम्स लैम्डा ए का अगर आप मैग्नीट्यूड ले रहे हैं तो लैम्डा टाइम्स जो है वेक्टर ए का लैम्डा टाइम्स आएगा वो, क्लियर। अब कुछ चीजें हैं, आप जरा इनको देख लीजिए, समझ लीजिए। जैसे सपोज ए वेक्टर ये दिया हुआ है, ठीक है, ये ए वेक्टर है, ठीक है, ए वेक्टर है, इसका मतलब क्या हुआ, ये 1 इंटू ए है, 1 इंटू ए, तो 1 का वो क्या कर रहा है, हाफ कर रहा है। इधर देखिए सेकेंड में हाफ कर रहा है, हाफ मतलब इसको देखिए, ये ऐसे आप देख रहे थे ना, इतना था, तो इसका इन्होंने इसका हाफ कर दिया, देखिए इतना हाफ हो गया। अब 1 का यहाँ ए का मतलब मैंने अभी आपको क्या बताया, ए वेक्टर मतलब है 1 इंटू ए, मतलब 1 क्या है, मतलब लैम्डा की वैल्यू 1 है यहाँ पे, मतलब लैम्डा की वैल्यू क्या है यहाँ 1 है। अब इधर लैम्डा की वैल्यू हो गई 2, इसका मतलब इसका 2 टाइम्स कर दिया, देखिए 1 और ये 2, ठीक है। अब ये माइनस की बात करें तो कोई बात नहीं, अगर लैम्डा की वैल्यू, मतलब मैं जैसे कह रहा हूँ कि जैसे अभी ये वेक्टर था आपका ए, तो उसका मतलब था 1 इंटू ए, तो वैसे ही अगर मैं मान लीजिए माइनस ए करता हूँ तो इसका क्या मतलब हुआ, -1 इंटू ए, ठीक है ना। तो ये उसका हाफ किया, मतलब इसमें और इसमें क्या अंतर है, मतलब ये जो वेक्टर है और ये जो वेक्टर है, सिर्फ इस दोनों में ये डिफरेंस है कि इनका डायरेक्शन चेंज है, डायरेक्शन अपोजिट है। तो ये देखिए, जैसे ये था आपका वेक्टर हाफ ए, ठीक है ना, तो इसका डायरेक्शन चेंज करके बस मैग्नीट्यूड देखिए वही है, जो हाफ ए का मैग्नीट्यूड है वही माइनस हाफ ए का मैग्नीट्यूड होगा, क्योंकि उसमें सिर्फ डायरेक्शन का फर्क। इसमें देखिए 2a जो है, 2a का मैग्नीट्यूड और -2a का मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। अभी तक इसका डायरेक्शन ये था और इसका डायरेक्शन ये है, ठीक है। इतनी बात अभी आपने समझी। अब देखिए जो एक इम्पॉर्टेंट चीज और है वो मैं आपको बता दूं, ये जो लैम्डा ए रिप्रेजेंट्स अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए, वी राइट इट एज, इस तरीके से जो है यूनिट वेक्टर को लिखा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूँ। यूनिट वेक्टर के लिए क्या करते हैं, ए वेक्टर ऐसे लिखा और इसके ऊपर ऐसे कैप बनाते हैं, कैप, ए कैप का मतलब यूनिट वेक्टर है, और 1 अपॉन क्या होता है, मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू ए, ठीक है, क्लियर। ये जो है यूनिट वेक्टर के लिए। और यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन क्या होता है, यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन वही होगा जो ए वेक्टर का डायरेक्शन होगा, सिंपल, ठीक है। और एक छोटी सी चीज छूट रही है, वो हम लोग और लिख लेते हैं। देखिए ये देखिए एक डेफिनेशन छूट रही है, चलिए इधर लिख लेते हैं। द वेक्टर माइनस ए इज कॉल्ड, मैंने कहा ना इस साल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, हर चीज, कोई भी चीज हमें छोड़नी नहीं है, 1 मार्क्स में कुछ भी हो सकता है। कॉल्ड द नेगेटिव, नेगेटिव, नेगेटिव कोई क्या बोलता है, एडिटिव इनवर्स भी बोलता है, एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स ऑफ वेक्टर ए।
चलिए, नहीं तो कहीं भी पता चला आप ढूंढ रहे हैं, कभी आ गया एडिटिव इनवर्स और है कुछ नहीं, सिर्फ क्या हुआ, डायरेक्शन चेंज हुई है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, ए प्लस आपने इस तरीके से किया तो ये क्या रिजल्ट आएगा आपके पास, आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। ओके, तो ये क्या आएगा, जीरो वेक्टर आएगा। क्लियर। तो क्या होगा, सपोज इफ लैम्डा जो है सपोज 1 mod ऑफ ए है। ठीक है, तो अगर ये है तो क्या, एक चीज और होनी चाहिए, हाँ इसमें एक कंडीशन है, ए वेक्टर शुड नॉट बी जीरो। क्लियर। तो देखिए इसका मतलब क्या हुआ, मतलब ए जो है नल वेक्टर नहीं होना चाहिए, ए जो है नल वेक्टर नहीं होना चाहिए, बात खत्म। ठीक है, तो जरा देखिए इसको हम करते हैं, इसको एक बार लैम्डा, ये जो अभी हमने किया था ना, ये येलो वाला ये लिखा था मैंने, इसी को मैं कर रहा हूँ। लैम्डा ए इक्वल टू क्या था, लैम्डा ए का मैग्नीट्यूड जो हमने लिया था इस तरीके से लिया था, इस तरीके से। ठीक है, और ये क्या हो गया आपका, अभी अभी मैंने क्या कंडीशन ली, ये कंडीशन ली, लैम्डा इक्वल टू, अगर मान लीजिए लैम्डा इक्वल टू 1 mod ऑफ ए है तो क्या होगा, हमने इसको रिप्लेस कर दिया 1 लैम्डा को mod ऑफ ए इंटू ए वेक्टर। क्लियर। तो ये क्या होगा, ये दोनों होकर क्या हो गया, 1 आ गया। ठीक है, यूनिट वेक्टर आया, देखिए इस तरीके से। क्लियर। अब देखिए कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर की बात हम कर रहे हैं, तो इसमें कोई खास चीज नहीं है नई। तो देखिए ये कंपोनेंट ऑफ वेक्टर की जब आप बात कर रहे हैं तो ए पॉइंट एक है, हमने ये लिया, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमने लिया 1 0 0, बी पॉइंट लिया उसका कोऑर्डिनेट लिया 0 1 0, और सी पॉइंट जो है इसके कोऑर्डिनेट लिए 0 0 1। ठीक है, इस तरीके से लिया। तो देखिए ये जो हमने पॉइंट लिए, कोऑर्डिनेट जो लिए 1 0 0, ये किस में है, एक्स एक्सिस में है। ठीक है, ये जो मैंने लिए है वो कहाँ है, वाई एक्सिस में है। ठीक है, और ये जो लिए किस पे लिए, जेड एक्सिस पे लिए। क्लियर, कितनी चीजें क्लियर हो गई आपको, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस पे लिए। अब देखिए आप अगर बात करते हैं ओ ए का, मान लीजिए मैं क्या करता हूँ, मॉड लेता हूँ, तो सिंपल ये 1 आएगा। ठीक है ना, क्योंकि 1 0 0 है ना, और इसमें क्या होगा, ओ बी का अगर आप मॉड लेते हैं 1 आएगा, ओ सी का मॉड लेते हैं तो क्या आएगा, 1। ठीक है, तो देखिए ये जो वेक्टर हैं सबका मैग्नीट्यूड 1 है, तो इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर्स। ठीक है ना, मैग्नीट्यूड, जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, मतलब हैविंग मैग्नीट्यूड 1, okay, are called unit vector, or called unit vectors। क्लियर। तो एक्सिस तो आपको पता ही चल गया, ये एक्सिस जो है ओ एक्स के लॉन्ग है, ये ओ वाई और ये ओ जेड। ठीक है ना, और इसका एक तरीका भी है नोटेशन का, अगर एक्स एक्सिस के लॉन्ग आप ले रहे हैं तो उसको हम लिखते हैं आई कैप, अगर आप वाई के लॉन्ग ले रहे हैं तो जे कैप, और जेड के ले रहे हैं तो के कैप। ठीक है, मतलब ये जो एक्सिस है, मतलब जो आपका एक्स एक्सिस था, ये वाई एक्सिस था और ये जेड एक्सिस था, उसके अलॉन्ग जो हम यूनिट वेक्टर्स लेते हैं उनको हम आई कैप, जे कैप और के कैप से, ठीक है ना, रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए कुछ और चीजें भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एक आप डायग्राम इधर देख रहे हैं राइट हैंड साइड में, तो देखिए इसमें आपको ये तो पता ही चल गया पहले से, एक हमने पी पॉइंट ले लिया, पी पॉइंट, क्योंकि इतना अच्छा डायग्राम बन नहीं सकता इसलिए मैंने पहले से ही डायग्राम लेकर रखा हुआ है। ठीक है ना, तो पी पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट आपको दिख रहा है एक्स वाई जेड है। क्लियर, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट है। तो देखिए अब इसमें क्या बात हो रही है, इसको आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको ये प्लेन, यहाँ ये एक्स है, ओ एक्स आपको दिखे ना, ओ वाई ओ जेड। ठीक है, तो अगर चलिए आगे हम लोग ये देखते हैं, जैसे इसमें क्या होगा, जैसे आपको ये लिखा मिल रहा होगा इसमें
ये देखिए मैं इसको येलो कलर से कर रहा हूँ, P1P है मान लीजिए, ये P1 है और ये P है, ये P कोऑर्डिनेट है। तो ये कोऑर्डिनेट जो है किसके पैरेलल है, आपको दिखेगा ये Z के पैरेलल है। ये देखो ये Z है, इसके पैरेलल है, दिख रहा है? क्लियर? आप समझ रहे हैं ना इसको? तो यूनिट वेक्टर्स वही हैं, मतलब एक्स एक्सिस की अगर बात करेंगे तो उसका यूनिट वेक्टर आई होगा, वाई की बात करेंगे तो उसका यूनिट वेक्टर जे होगा, और जेड की बात करेंगे तो उसका यूनिट वेक्टर क्या होगा, के होगा। क्लियर? ये सारी चीजें हो गई। अब जरा देखिए इसका मतलब अभी अभी मैंने आपसे क्या कहा, अभी मैंने आपसे ये कहा जैसे P1P है, तो P1P जो है वो क्या है, वो वेक्टर जो है OR के पैरेलल है। मैंने दिखाया ना येलो कलर से आपको सेट करके। तो ये क्या होगा, यानी कि हम इसको Z ऐसे लिख सकते हैं, Z, अरे भाई ये Z एक्सिस ही तो है OR, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं Z के कैप। K से क्या पता चल रहा है, K से क्या पता चल रहा है, K से पता चल रहा है कि भाई ये जो है यूनिट वेक्टर है। अब सेम अगर मैं ऐसे बात करूं कि जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया QP1 ले लिया, सपोज QP1 अगर मैं ले लूं, ठीक है ना, तो QP1 किसके होगा, OS के पैरेलल होगा। समझ में आ रही ना बात? मैं इसको अलग कलर से ले लेता हूं, जैसे ये देखिए ये OS है, ठीक है, तो आप इसको ये देख लीजिए, ये देखिए मैंने ऐसे पिंक कलर से दिखाया है, ये दोनों आपको पैरेलल दिख रहे होंगे, ठीक है ना? क्लियर? तो अगर मैं इसकी बात करता हूं तो मैं इसको अब लिख देता हूं, तो देखिए ये कितना हो गया, इसको y लिया है आपने तो y 6 हो जाएगा, ठीक है। और ऐसे ही आप बात कर सकते हैं किसकी, OQ भी ले लीजिए, इधर ही लिख देता हूँ मैं, तो ये कितना हो जाएगा XI, ठीक है। क्लियर? सारी चीजें आपको जो है समझ में आ रही हैं, मतलब इसको अगर आप दिखाना चाहें तो ऐसे कर दीजिए, ठीक है, ऐसे दिखा दीजिए, ठीक, ये देखिए, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है ना, ये देखिए एक्स एक्सिस। क्लियर? इतनी चीजें आपको क्लियर होगी, बहुत बढ़िया। चलिए अब कुछ चीजें मैं आपको और बताना चाहता हूं। अब इसमें क्या होगा, अगर मैं बात करता हूं, मैं इसी के ऊपर लिखता हूं क्योंकि डायग्राम सामने होता है तो थोड़ा अच्छे समझ में आ जाता है। OP1 की मैं बात कर रहा हूं, तो OP1 की अगर मैं बात कर रहा हूं, अब मैं इसको जरा मिटा देता हूं जिससे अब तो ये चीजें क्लियर हो गई। देखिए, ओके, चलिए OP1 की अगर मैं बात कर रहा हूं तो ये क्या होगा, OQ प्लस QP1। इसमें तो मुझे नहीं लगता आपको कोई दिक्कत होनी चाहिए, ठीक है। मतलब अगर मैं OP1 की बात कर रहा हूं तो मैं चलो आपकी थोड़ी मदद कर देता हूं, मैं इसको सेट कर देता हूं, इसमें आ जाइए आप। अब मैंने ये सेट किया येलो कलर का, जरा देखिए तो आपको आसानी समझ में आ जाएगा। OP1 का मतलब हुआ, OP1 का मतलब क्या हुआ, OQ। अरे भाई OP1 का मतलब हुआ OQ पहले गया होगा, फिर Q से P1 गया होगा, तभी तो आया, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये XI और उसका ये जो आप देख रहे हैं ये इसके पैरेलल है, तो ये YJ। तो इसका जो आपका रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, XI प्लस YJ। क्लियर? एक चीज क्लियर हो गई। अब अगर मैं बात करता हूं OP की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। OP की अगर मैं बात करता हूं तो क्या होगा, OP1 प्लस P1P। चलिए फिर से मैं आपको दिखा देता हूं। तो अब मुझे थोड़ा सा, ये तो आप समझ गए ना, तो अब मैं थोड़ा सा दोबारा से इसको सेट करके आपको दिखाऊंगा। देखिए इसको आप देखिए, कहाँ की मैं बात कर रहा हूँ, O, इसकी मैं बात कर रहा हूँ OP की, OP, ठीक है। तो आप कैसे गए OP1, ये देखिए यहाँ पहुंचे और इसके बाद इधर से इधर चले गए, यानी कि अगर आप इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं तो, ठीक है। तो अब आप जानते हैं कि OP1 की वैल्यू अभी अभी आपने क्या निकाली, ये निकाली। तो मैंने इसके लिए क्या लिख दिया, इसको थोड़ा सा साफ कर दूं, तो देखिए इसको मैंने क्या लिख दिया, XI प्लस YJ लिख दिया। और
P1 P को मैं क्या लिखूं, P1 P अभी अभी हमने किया था कि भाई OR के पैरेलल है, P1 P ये है ना, ये देखो नीचे देखो Z के ये देखो Z के है, तो ये आ गया। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, Z के, यानी कि आपने इतना समझ लिया। अब मैं OP1 को क्या R से लिख सकता हूँ, अब तो बात क्लियर हो गई ना। OP को तो आप R लिख सकते हैं ना, तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया, R इज इक्वल टू XI प्लस YJ प्लस Z के। यहां तक तो मुझे लगता है किसी को भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये जो फॉर्म है इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कंपोनेंट फॉर्म। कंपोनेंट फॉर्म, जो ये फॉर्म आपने लिखी है R इक्वल टू XI प्लस YJ प्लस Z के, इसको हम लोग बोलते हैं कंपोनेंट फॉर्म। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई आपको, इतना क्लियर हो गया होगा। और X Y Z जो हैं वो क्या कहे जाते हैं, कॉल्ड स्केलर कंपोनेंट, स्केलर कंपोनेंट्स। ठीक है, ये स्केलर कंपोनेंट हो गए, किसके, स्केलर कंपोनेंट्स ऑफ R। R के स्केलर कंपोनेंट कौन से हैं, X Y Z। और अगर मैं बात करूं XI YJ Z के, ठीक है ना, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, वेक्टर कंपोनेंट, वेक्टर कंपोनेंट ऑफ R। क्लियर, ठीक है। रेस्पेक्टिव एक्सिस जो होंगे इसके R के, तो जैसे स्केलर कंपोनेंट मैंने लिया, R के जो आपके स्केलर कंपोनेंट है एक्स वाई जेड आ जाएंगे, और वैसे ही R के जो वेक्टर कंपोनेंट हैं रेस्पेक्टिव एक्सिस आप देखेंगे, जैसे x के आप देखेंगे x एक्सिस के लॉन्ग देखेंगे तो xi, y एक्सिस से yj, z के, ठीक है, ये वेक्टर कंपोनेंट आपके हो गए। क्लियर। अब देखिए, तो आपको ये पता चल गया। चलिए अब थोड़ा सा और इसमें कर लेते हैं, काफी कुछ आपने अभी सीख लिया। अब देखिए, अब आप अगर देखेंगे इसमें, मैं थोड़ा सा इसको साफ करूंगा, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूं इस वाले ट्रायंगल की, OQP1 की बात कर रहा हूं, ये आप देख रहे हैं OQP1, इस वाले ट्रायंगल की बात कर रहा हूं जिसको मैंने येलो किया है, OQP1 की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो OQP1 की जब मैं बात कर रहा हूं तो आप जरा ध्यान से इसको देखिए। अभी अभी मैंने बात की OP1 की, तो OP1 जो था वो क्या था, OQ आपने लिया था, और ठीक है OQ स्क्वायर प्लस QP1 स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, आप ये जरूर कह सकते हैं कि भाई ये आपने कैसे ले लिया, ठीक है, तो मैं आपको ये बता दूंगा। बिल्कुल, देखिए इसमें क्या होगा कि जब आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि भाई ये थोड़ा सा समझना है, थोड़ा सा। ये देखिए, ये क्या है, ये वास्तव में ये जो आप देख रहे हैं ये पैरेललोग्राम नहीं है, ये एक तरीके का रेक्टेंगल है नीचे। मतलब ये कैसा है, जैसे एक मैच बॉक्स होता है ना, तो मैच बॉक्स में ये क्या है, ये पूरा जो है ये 3D है। थोड़ा सा इमेजिनेशन की बात हो रही है, वेक्टर आप पढ़ रहे हैं, 3D अभी आप पढ़ेंगे तो क्या होगा, इमेजिनेशन का गेम है इसमें। इमेजिनेशन अगर आपके पास नहीं होगी फिर दिक्कत आ सकती है, ठीक है। तो जरा थोड़ा सा ध्यान से आप इसको समझें। तो इसमें क्या हो रहा है बेटा कि ये जो है एक तरीके का रेक्टेंगल, तो ये क्या होगा, यहाँ एक 90 का एंगल बनेगा, इधर 90 बनेगा, इधर 90 बनेगा, और इधर एक 90 बन जाएगा, ठीक है ना। तो अगर मैं इसकी बात कर रहा हूं तो यहाँ क्या होगा, ये 90 का एंगल बन रहा है, इसकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम से अगर आप देखेंगे तो क्या होगा, तो ये वाली जो साइड है आपकी, ये वाली साइड, मतलब OP1 का स्क्वायर इज इक्वल टू, मतलब हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू OQ स्क्वायर प्लस QP1 स्क्वायर, सिंपल। और आप क्या सीख चुके हैं, OQ, जो OQ था आपका वो क्या था, X था, X का स्क्वायर, और ये QP1 क्या था, QP1 क्या था, Y का स्क्वायर। मतलब ये आपका इस तरीके से ये आ गया, एक रिजल्ट आ गया, ठीक है। अब
जरा एक और रिजल्ट देखते हैं। अब मुझे चाहिए किसकी वैल्यू, ओपी की वैल्यू चाहिए, ओपी, ठीक है, ओपी मुझे चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, ओपी जब मुझे चाहिए तो देखिए अब आपको अभी समझ में आ जाएगा। मैं ट्रायंगल ले रहा हूं, ये देखिए इस वाले ट्रायंगल की मैं बात कर रहा हूं। ये ट्रायंगल कौन सा है, ट्रायंगल ओ P1P। तो अगर मैं ये कहूंगा कि ये जो है ये 90 डिग्री का एंगल है, तो शायद आप लोगों को थोड़ा सा, क्योंकि ये डायग्राम ऐसा है वो आपको अजीब सा लग सकता है, लेकिन आप लोग अगर मैच बॉक्स को ध्यान से इमेजिन करें या मैच बॉक्स रख लीजिए अपने पास, तो आप ये देखिए नीचे वाला ये पार्ट ये था हमारा, ये वाला नीचे वाला पार्ट था रेक्टेंगल, और उसमें आपने डायगोनल मिला दिए, ठीक है, ये डायगोनल, और ये देखिए ये ऊपर वाला जो पार्ट है उसको आपने मिला दिया। तो क्या इसमें 90 डिग्री एंगल नहीं बनेगा? मैच बॉक्स को एक बार रख लीजिए, मैच बॉक्स एक बार रख लीजिए, तो ये वाली जो साइड है और ये वाली साइड है, तो क्या 90 बनेगा इसमें या नहीं? मतलब मैं फिर से इसको एक बार, मतलब ये वाली साइड और ये वाली साइड, ये एक्चुअली हो क्या रहा है, ये जो साइड आपको ऐसे दिख रही है, मतलब आपको ये साइड ऐसे दिख रही है, ऐसे जो मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, ये साइड आपको ऐसे दिख रही है, ठीक है। तो आप ये सोचें यार ये वाला एंगल 90 कैसे हो सकता है? वास्तव में ये फ्लैट है, ये साइड पूरी फ्लैट है ये, और इसके ऊपर एक आप जैसे कोई चीज को खड़ा कर रहे हैं, ठीक है। तो ये भाई इसके सरफेस के साथ तो ये 90 का ही एंगल बनेगा ना। थोड़ा सा मैच बॉक्स को रख के देखिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। तो देखिए इसमें क्या होगा, ये हो जाएगा ओ P1 का स्क्वायर प्लस P1P का स्क्वायर, ये लीजिए, ये ऐसे आ जाएगा। तो आप जानते हैं ओ P1 का स्क्वायर अभी हमने किया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये इतना आ गया, और ये P1 P जो होगा जेड का स्क्वायर होगा, ये लीजिए, यानी कि ये रिजल्ट आपके पास आया, ठीक है। तो सिंपल हम ये कह सकते हैं कि भाई आप ऐसे लिख दीजिए, मतलब मॉडुलस क्या होता है, मॉडुलस होता क्या है, मॉडुलस एक तरीके की उसकी लेंथ है। तो आप लिख दीजिए द लेंथ ऑफ एनी वेक्टर, किसी भी वेक्टर की लेंथ की बात हो रही है अब ये, क्योंकि हमने जनरलाइज कर दिया इसको, r इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। सपोज अगर ये वेक्टर है आपके पास इज गिवन y, तो ये देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं r वेक्टर का जब आप लेंथ लेंगे, मॉड लेंगे मतलब, तो ये आएगा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये लीजिए, ये इस तरीके से हो गया, क्लियर। ये आपकी आ गई लेंथ, क्लियर हो गया। ये लेंथ आपकी आ गई वेक्टर की, मतलब मॉडुलस निकालना है आपको, सिंपल। अब कुछ चीजें क्योंकि आपको आती हैं तो मैं जल्दी से लूंगा, ठीक है ना। देखिए अब आप देखिए, मैं कुछ चीजें आपको जल्दी जल्दी समझा देता हूं। इफ a एंड b एनी टू वेक्टर्स गिवन द कंपोनेंट, ये a एक वेक्टर है ai प्लस a1i प्लस a2j प्लस a3 के, और b जो है b1i प्लस b2j प्लस b3 के, ये दो वेक्टर्स हैं, क्लियर। अगर हम इनको ऐड करते हैं तो क्या होगा, i का जो कंपोनेंट है वो i वाले कंपोनेंट के साथ, j वाला j वाले के साथ, ठीक है, और k वाला k वाले कंपोनेंट के साथ ऐड होता है। तो देखिए इस तरीके से a प्लस बी जब हमने किया, देखिए i के कंपोनेंट एक साथ, j का एक साथ और k का एक साथ आ गया, क्लियर। जब आप डिफरेंस की बात करते हैं तो मैंने आपको बताया था डिफरेंस और एडिशन में कोई फर्क नहीं होता, सिर्फ वेक्टर में क्या होता है, डायरेक्शन चेंज हो जाती है। तो जब आपने a माइनस बी किया तो ये आ गया, देखिए ये देखिए i का i के साथ, j का j के साथ और k का k के साथ। जब आप कहते हैं द वेक्टर a एंड b आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ, वेक्टर इक्वल तभी हो सकता है, एक मिनट, वेक्टर इक्वल तभी हो सकता है जब इसका i का कंपोनेंट i के कंपोनेंट के इक्वल होगा, j का कंपोनेंट j के इक्वल होगा और k का कंपोनेंट k के इक्वल होगा। ये देखिए a1 इक्वल टू b1,
A2 इक्वल टू B2 एंड A3 इक्वल टू B3 होना चाहिए। क्लियर। मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर A बाई एनी स्केलर, अभी हमने इस पर डिस्कशन भी किया था। तो अगर मैं लैम्डा का मल्टीप्लाई करता हूँ, सपोज लैम्डा इज ए स्केलर, मल्टीप्लाई करता हूँ तो उसके सारे कंपोनेंट में लैम्डा का मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर, आपको समझ में आ गई बात। अब देखिए एक चीज और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं छोटी सी। देखिए आपने अभी कहा लैम्डा है, लैम्डा की कोई वैल्यू हो, अगर मैं लिखता हूँ लैम्डा है इज ऑलवेज कोलिनियर, ये हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं कि लैम्डा का अगर मल्टीप्लाई ए वेक्टर हो रहा है तो वो कोलिनियर होगा। इनफैक्ट टू वेक्टर्स ए एंड बी आर कोलिनियर इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट ए नॉन जीरो स्केलर लैम्डा सच दैट, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है ना। बी इक्वल टू लैम्डा ए, क्योंकि कभी कभी हमें क्या करना पड़ेगा, एक वेक्टर को दूसरे के कोलिनियर पता करना पड़ेगा, तो ये कंडीशन उसमें हमें लगानी होगी लैम्डा बी इक्वल टू लैम्डा ए। बी इक्वल टू लैम्डा ए मतलब बी इक्वल टू लैम्डा ए का मतलब क्या, मैं आपको एक बार बता दूं। सपोज एक वेक्टर है 2y प्लस 2j प्लस 2k और उसने कहा 4i प्लस 4j प्लस 4k, ये दोनों कोलिनियर हैं। तो हमने चेक किया, सपोज ये ए वेक्टर है एंड सपोज इट्स ए बी वेक्टर, तो हमने क्या किया, बी वेक्टर में से 2 कॉमन लिया तो ये सेम वेक्टर आ गया, 2 कॉमन लेने से 2y प्लस 2j प्लस 2k आ गया। इसका मतलब ये कौन सी फॉर्म है, b इक्वल टू लैम्डा ए की फॉर्म है। इसका मतलब ये दोनों वेक्टर कैसे हैं, कोलिनियर है। ठीक है, समझ गए आप, तो कोलिनियर हो गए। अब देखिए अब हमें क्या करना है, सपोज इन्होंने एक कंडीशन दी है कि a एक वेक्टर दिया हुआ है, b एक वेक्टर दिया हुआ है, देन द टू वेक्टर्स आर कोलिनियर इफ एंड ओनली इफ। तो एक अगर कोलिनियर है तो क्या होगा, तो इसमें इस तरीके से होना चाहिए v इक्वल टू लैम्डा ए, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया। तो आपने ऐसे किया, i का कंपोनेंट i के साथ कंपेयर किया, j वाला j के साथ और k वाला k के साथ कंपेयर किया, क्योंकि इसमें इक्वल का साइन लगा है। इक्वल का साइन का मतलब होता है कि कंपोनेंट को हम इस तरीके से कंपेयर करें। तो जब आपने कंपेयर किया तो आपके पास ये आया b1 इक्वल टू लैम्डा ए1, यानी कि ये रिलेशन आना चाहिए। तो क्या ये चीज अगर मैं इसमें इस तरीके से करता तो क्या होता, जरा देख लेते हैं। इसमें देखिए तो आप करते 4/2, क्योंकि i का कंपोनेंट हमने कंपेयर किया, फिर j का कंपोनेंट हमने देखा, फिर हमने k का कंपोनेंट देखा, तो हमने देखा कि भाई ये तो सारे ही इक्वल हैं, इसका मतलब ये सारे इक्वल हैं, इसका मतलब ये दोनों कोलिनियर है। अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही तो इसका मतलब कोलिनियर नहीं है। ठीक है, एक बात आपको क्लियर हो गई। नेक्स्ट देखिए इसमें लिखा है ये a दिया हुआ है इस तरीके से, देन ये क्या होता है, a1 a2 a3 आर ऑल्सो कॉल्ड डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए। मतलब इस तरीके से अगर कोई वेक्टर लिखा है a इज इक्वल टू a1i प्लस a2j प्लस a3 के, तो a1 a2 a3 जो आप देख रहे हैं ना, a1 a2 a3, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्शन रेशियो बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए lmn क्या होते हैं, ये डायरेक्शन कोसाइन होते हैं ऑफ ए वेक्टर। देन li प्लस mj प्लस nk, मतलब इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, cos अल्फा cos बीटा cos गामा इज द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर वेयर अल्फा बीटा गामा आर द एंगल्स वेक्टर मेक्स एक्स। देखिए इसको 3D में, अभी हम 3D में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे उसको। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये z एक्सिस है, इसको हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं 3D में। ठीक है, तो इसलिए कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पूरा इस पे एक लेक्चर होगा। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए ये P है, तो इसका OP का x के साथ एंगल है कितना, अल्फा, y के साथ है बीटा और z के साथ है मान लीजिए गामा, ये एंगल है। तो ये जो cos अल्फा cos बीटा और cos गामा जो आता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, डायरेक्शन कोसाइन है। तो ये सब हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है।